वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। चलिए टेस्ट नंबर 304 लगाते हैं यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए। आज है 1 मई 2020 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लाभ उठाते रहिए। और जितने भी विद्यार्थी उत्तर प्रदेश पीसीएस वाले हैं तो वो अपना फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म निकला हुआ है। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। कौन सी विशेषताएं निर्वाह कृषि से संबंधित हैं। 4 स्टेटमेंट है यहाँ पर और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है आपको। देखिए निर्वाह कृषि, इसके नाम में ही आपको निकल रहा होगा मतलब क्या, निर्वाह। तो भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों के द्वारा खेती की जाती है। और यह जो कृषि है प्रायः मानसून पर निर्भर होती है और इसमें बड़े पैमाने पर कृषि उपकरणों का उपयोग किया जाता है। फसलों की उत्पादकता मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। कौन सा करेक्ट है। देखिए चूंकि निर्वाह कृषि हो रही है, निर्वाह मतलब पेट पालने के लिए, घर चलाने के लिए। तो जब पेट पालने के लिए, घर चलाने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए खेती करनी है हमको, तो भाई बड़े पैमाने पर कृषि उपकरण कहाँ से आएंगे, इनके लिए पैसा कहाँ से आएगा। एलिमिनेट कर दीजिए थर्ड वाले को, जहाँ जहाँ वो नहीं होगा। तो भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों के द्वारा, आदिम कृषि मतलब आदमी के द्वारा या फिर लोगों के द्वारा जो बनाए गए कृषि औजार हैं, मतलब बाबा आदम के ज़माने के, तो उन्हीं के द्वारा खेती की जाती है। और यह कृषि प्रायः मानसून पर निर्भर होती है, करेक्ट है। और फसलों की उत्पादकता मृदा की उर्वरता पर निर्भर करती है। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो स्लैश एंड बर्न कृषि, स्थानांतरित कृषि इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 to 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो देखिए भारत के कुछ भागों में अभी भी निर्वाह कृषि की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल हो गए, खुदाई करने वाली छड़ी आदि के द्वारा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। और इस प्रकार की जो कृषि है प्रायः मानसून, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यह कर्तन दहन प्रणाली मतलब स्लैश एंड बर्न कृषि है, एक तरह से देखा जाए ना, स्थानांतरित कृषि। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के कुछ भागों में अभी भी कर्तन दहन प्रणाली मतलब स्लैश एंड बर्न कृषि प्रचलित है। इस कृषि को देश के अलग अलग भागों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इस कृषि से संबंधित क्षेत्र और इनके प्रचलित नामों के संदर्भ में नीचे दिए गए सूची में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। मध्य प्रदेश में स्लैश एंड बर्न को खेल बोलते हैं क्या। पश्चिमी घाट में कुमारी बोलते हैं क्या। हिमालय क्षेत्र में वेबर या दहिया बोलते हैं क्या। जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या बोलते हैं, झूम कृषि। तो देखिए जो खेल है ना, खेल वो हिमालय क्षेत्र में बोलते हैं, जो बेवर या दहिया है वो मध्य प्रदेश में बोलते हैं। पश्चिमी घाट में कुमारी बोलते हैं केवल यहाँ पर। फिर क्या हो गया, केवल 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए कर्तन दहन प्रणाली कृषि भारत में अनेक नामों से जानी जाती है। जैसे कतरन पढ़ेंगे इसको। चलिए तो उत्तर पूर्वी भारत में झूम के नाम से जानी जाती है, मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया के नाम से जानी जाती है, आंध्र प्रदेश में पोंडू अथवा पेंडा के नाम से, पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से, अंडमान निकोबार में दीपा के नाम से, और हिमालय क्षेत्र में खिल के नाम से, और झारखंड में कुरुबा के नाम से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए भी और यूपीएससी सिविल सेवा के लिए भी, याद रखिए। सबसे ज़्यादा ये तो आम हो गया है, इसको बहुत कम पूछते हैं। मध्य प्रदेश को याद रखिए और अंडमान निकोबार को याद रखिए, वेस्टर्न घाट को भी याद रखिए कि क्या कहाँ पर किसके नाम से जाना जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। एक ही फसल को लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाने पर उस कृषि का नाम क्या है। स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, बागवानी कृषि या गहन कृषि। एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, रोपण कृषि इसको बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए रोपण कृषि एक प्रकार की कॉमर्शियल खेती या वाणिज्यिक कृषि है और इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक इंटरफेस है और रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र पर की जाती है जिसमें अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है।
अब आप समझ गए होंगे कि किसकी बात हो रही है। जैसे भारत में चाय की कृषि, कॉफ़ी की, रबर की, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सस्य प्रारूप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रबी की फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, खरीफ की फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा जो है वो गलत है, बताना है आपको। देखिए, जहाँ पर आप रबी की फसल का नाम याद आए, आपके दिमाग में चलना चाहिए सीधे क्या, धान मतलब गेहूँ। और जहाँ पर खरीफ का नाम आए, आपके दिमाग में चलने चाहिए चावल, राइस। रबी की फसल में धान बोला क्या, रबी की फसल में गेहूँ है, गेहूँ मतलब वीट। और खरीफ का जहाँ पर नाम आए धान या चावल, तो बिल्कुल रबी की फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है, ये पहला वाला तो सही है। और खरीफ की फसलें देश के विभिन्न भागों में मानसून के आगमन में बोई जाती हैं, ये भी सही है। रबी और खरीफ के बीच एक फसल उगाई जाती है जिसको जायद कहते हैं। तरबूज, खरबूज, कीकड़ा, ककड़ी, कुकुम्बर, तो सारे के सारे तो करेक्ट हो गए। तो इसमें से गलत कौन सा, उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, उपरोक्त तीनों के तीनों सत्य हैं, कोई गलत नहीं है इसमें। भारत विशाल भौतिक विविधताओं और सांस्कृतिक बहुलताओं वाला देश है, जो देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, रबी की, खरीफ की और जायद। रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल जून के मध्य काट लिया जाता है। खरीफ की फसलें देश के विभिन्न भागों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। अब देखिए, रबी और खरीफ फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। और जायद फसलों में मुख्यतः तरबूजा, खरबूजा, खीरा, सब्जियां, ककड़ी, चारे की खेती आदि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी दलहन फसल मिट्टी की उर्वरता में कोई वृद्धि नहीं करती। कौन सी ऐसी दलहन फसल है जो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि नहीं करती। अच्छा, ये दलहन फसलें जो होती हैं मिट्टी की उर्वरता कैसे बढ़ाती हैं, ये क्या करती हैं, वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है, सॉरी वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है ना, उसको क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं और नाइट्रेट में उसको परिवर्तित करती हैं, जिससे खाद बनाती हैं ये। तो मटर है, चना है, मूंग है, लेकिन अरहर जो है इसमें शामिल नहीं है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ा सके। तो देखिए, फलीदार फसल होने के नाते जो अरहर है, अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें जो हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर नाइट्रेट में बदलती हैं, जिससे भूमि को उपजाऊ बनाती हैं वो। लेकिन अरहर तो दाल जिसको आप सबसे ज़्यादा खाते हो वो ऐसा काम नहीं करती, पीली दाल जिसको बोलते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसलें हैं। ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एक आम प्रश्न भी है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी इसको सही नहीं कर पाते, गलत कर देते हैं, वो इंटरचेंज कर देते हैं। खरीफ की इंटरचेंज तो वैसे एग्जामिनर करके देते हैं ताकि आपका गलत कराया जा सके प्रश्न। तो याद कर लीजिए, रट लीजिए, जोड़ कर याद करिए, कैसे भी याद करिए, लेकिन अलग अलग याद रखिए कि कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की फसल है। 50 बार बताया हमने। तो देखिए, खरीफ की फसलों में इसमें जूट खरीफ की फसल है, सरसों नहीं है, ये रबी की फसल है, सोयाबीन खरीफ है, अरहर भी खरीफ है, इसके अलावा मक्का खरीफ है, चलिए ज्वार खरीफ है, 1 3 4 खरीफ हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। तो खरीफ की प्रमुख फसलें हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन, याद रखिए। 7वां प्रश्न है, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किन फसलों के लिए अधिक उत्पादन में सहायक होती है। अब इसका उत्तर आप ट्रिक से भी दे सकते हो, मतलब दिमाग दौड़ा कर दे सकते हो कि शीत ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो अगर हल्की फुल्की उस समय बौछार पड़ जाए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो जाए, तो उसके लिए वो लाभदायक होती है। तो कौन सी, रबी की उगाई जाती है ना, तो केवल रबी हो जाएगा इसका उत्तर, डी। तो देखिए, शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा रबी फसलों के लिए अधिक उत्पादन में सहायक होती है। शीत ऋतु में ये पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, चावल की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इंडोनेशिया विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और चावल की कृषि के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, कौन सा इसमें सही है।
तो चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है। देखिए ये चीज़ ऐसे नहीं है कि आप यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो तभी आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 8। ये आपको वैसे ही जनरली भी पता होनी चाहिए कि चावल के लिए आपको कितना पानी चाहिए, कितने सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। सेंटीमीटर में गिनते हैं ना वर्षा को, तो पता होना चाहिए ना 100 सेंटीमीटर से ऊपर चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक का तापमान चाहिए। करेक्ट है ये भी। अब इंडोनेशिया विश्व में चावल उत्पादन का सबसे बड़ा देश नहीं है, उत्पादक नहीं है। सबसे बड़ा वर्तमान में है चीन, चीन के बाद है भारत और भारत के पास तीसरे पे है इंडोनेशिया। तो कर दीजिए एलिमिनेट इसको, केवल 2 और 3 सही है यहाँ पर। तो कथन एक गलत है, इंडोनेशिया जो है चीन और भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। कथन 2 और 3 सही हैं। चावल एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता मतलब 100 सेंटीमीटर की वर्षा, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। और भारत में चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों, डेल्टाई क्षेत्रों में उगाया जाता है। अच्छा, पहले नंबर पे हो गया चीन, दूसरे नंबर पे हो गया भारत, तीसरे नंबर पे हो गया इंडोनेशिया, तो चौथे पर कौन सा? बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 9 है, गेहूं की फसल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इस फसल को उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता है। उत्तर पश्चिम भारत में गंगा सतलज का मैदान प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। उत्तर पश्चिम भारत में गंगा सतलज का मैदान गेहूं उत्पादक है या फिर चावल उत्पादक है? देखिए, गेहूं उत्पादक ही है, करेक्ट है, दोनों के दोनों सी हो जाएगा इसका उत्तर। तो गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। पहली कौन सी है? चावल, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में उगाई जाती है। इस रबी की फसल को उगाने के लिए, गेहूं रबी है, शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित वर्षा कितनी चाहिए? 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। चावल के लिए कितनी चाहिए? 100 से अधिक। और चावल के लिए टेम्परेचर कितना? 25 से अधिक या 25। तो देखिए, गेहूं, देश में गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं। एक तो उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोटे अनाज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, मोटे अनाज, इन अनाजों में पोषक तत्वों की न्यूनतम मात्रा होती है। ये फसलें अत्यधिक शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती है। ज्वार, बाजरा और रागी प्रमुख मोटे अनाज हैं। देखिए, कहने को लग रहा है मोटा अनाज, लेकिन इनमें न्यूनतम मात्रा नहीं होती, इनमें प्रचुर मात्रा होती है। अत्यधिक पोषक तत्व होते हैं, इसमें गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। और ये फसलें अत्यधिक शुष्क क्षेत्रों में नहीं उगाई जाती, ये अत्यधिक आर्द्र क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, आर्द्र क्षेत्रों में। तो सेकंड वाला भी एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ 2 है वो भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये क्या है? प्रमुख मोटे अनाज हैं। तो कथन 1 और 2 गलत है। मोटे अनाज अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, जिस कारण इनके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। और जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है इस समय, महाराष्ट्र राज्य इस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, लेकिन इनमें जो पोषक तत्व की मात्रा है वो अत्यधिक होती है, न्यूनतम नहीं होती। उदाहरण के तौर पर देखें तो रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। तो 10 प्रश्न थे, इम्पोर्टेंट थे, फोकस था एग्रीकल्चर पर, कृषि पर। ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपीएससी सिविल सेवा के लिए और साथ ही पीसीएस परीक्षाओं के लिए भी। पीसीएस के तो फेवरेट ही मानिए इनको। अच्छे से इनका रिवीजन कर लेना 1 से 2 बार। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 304 तक पहुँच सकते हो। 304 का मतलब अगर हर टेस्ट में 10 का एवरेज करते हैं हम, या 12 का कर लेते हैं, क्योंकि कुछ में 15 प्रश्न भी रहते हैं, 20 भी रहते हैं, तो देखा जाए तो कितने 3200 प्रश्न बहुत होते हैं। अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिएगा जब भी पेपर होगा। देखिए, पेपर का ये मत सोचिएगा 31 मई को होगा, नहीं होगा, कभी तो होगा ना। मान लीजिए 1 महीने में सब कुछ नॉर्मल हो जाए, फिर एग्ज़ाम तो करा लेगी यूपीएससी, एग्ज़ाम तो करा लेगी। फिर क्या होगा? अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, अपना समय बर्बाद कर दिया। जितनी कंटिन्यूटी आप लोगों ने ऐसी बनाई है, तो ऐसे ही बनाते चलिए इसको, ताकि सुनिश्चित सफलता मिल जाए प्रारंभिक परीक्षा में। धन्यवाद।